ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत। यूएस फेड के मिनट्स जारी होने के बाद डाउ जोन्स में 100 अंकों की तेजी। एशियाई बाजारों के मिले जुले संकेत। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट। जेपी ग्रुप को एक और बड़ा झटका। एक्सिस बैंक ने ग्रेटर नोएडा वाले हेडक्वार्टर्स को लिया अपने कब्जे में। जेपी ग्रुप पर बैंकों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज। आज विजय माल्या के 4,000 करोड़ रुपए के कर्ज वापसी प्रस्ताव को ठुकराएंगे बैंक। 6,000 करोड़ रुपए से कम पर मानने को तैयार नहीं। वहीं सर्विस टैक्स विभाग ने की माल्या की गिरफ्तारी की मांग। टाटा स्टील ने यूके के स्टील कारोबार को बेचने की प्रक्रिया तेज की। साइरस मिस्ट्री से मिले ब्रिटेन के बिजनेस सेक्रेटरी। 11 अप्रैल से प्लांट बेचने का शुरू होगा काम। टाटा पावर और अदानी पावर को मिल सकती है राहत। मुंद्रा यूएमपीपी के टैरिफ मामले पर अपीलेट ट्रिब्यूनल आज सुना सकता है आखिरी फैसला। रेल आज जारी करेगा कारोबारी साल 2015-16 के प्रोविजनल नतीजे। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे का अनुमान। और पनामा लीक्स की चौथी लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल। पुणे की पंचशील रियल्टी, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के अलावा सैफ अली खान, करीना और करिश्मा कपूर के नाम शामिल। दुनिया भर के बाजारों से थोड़ी राहत के संकेत। कच्चे तेल में उछाल। बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय बाजार एफआईएस की बिकवाली के बावजूद टिक पाएंगे, मजबूत हो पाएंगे, ग्लोबल मार्केट का सहारा लेंगे। कल के एक सीमित दायरे के सेशन के बाद आज क्या होगा, डायरेक्शन कैसे ट्रेड करें आप, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत खई और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और साथ ही प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान। इनसे जानेंगे कि कौन से सेक्टर स्टॉक्स हैं जहां पर वो बुलिश है, बेरिश है। लेकिन कल का सेशन आप देखिए, एक बड़ी गिरावट के बाद कल कंसोलिडेशन का दिन देखने को मिला। सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा, लेकिन ज्यादातर समय देखिए आप, चार्ट बता रहा है कि हरे निशान में भारतीय बाजारों ने कारोबार किया। 7,600 के ऊपर समाप्ति दी। मिड कैप्स में एक जोरदार तेजी देखने को मिली। तो थोड़ा डर है, लेकिन अभी नॉट आउट है बाजार, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ, एक्चुअली कल का सेशन इस लिहाज से काफी बेहतर था। अगर बाजार को काफी खराब होना था तो कल का दिन बहुत अच्छा था। 7,600 के नीचे की अगर क्लोजिंग मिलती और थोड़ा और दबाव बनता तो बाजार नीचे जा सकते थे। लेकिन परसों जिस तरह की गिरावट हुई उसके बाद कल थोड़े संभलते हुए देखे। शायद बाजार कहीं न कहीं ये समझने की कोशिश कर रहा है कि पॉलिसी उतनी बुरी है नहीं जितनी उस दिन लगी थी, और शायद रेट ट्रांसमिशन ज्यादा फास्ट होता हुआ दिखे। तो उस लिहाज से बाजार में थोड़ी सी स्थिरता आती हुई दिखी। दूसरी बात, नो डाउट ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फायदा मिलेगा। लेकिन अब भी मेरा ये मानना है कि उतार चढ़ाव बना रहेगा, वन साइडेड बाजार होगा नहीं, क्योंकि जो डेटा मैं आगे बताने वाला हूं उसमें ये साफ तौर पर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अब आप बाजार को दो तरीके से ट्रेड करते हैं आज के लिए। दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, तेजी के भी और मंदी के भी। शुरुआत एकदम सुस्त होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि अब से 1 घंटे पहले तक तो एसजीएक्स निफ्टी काफी मजबूत दिख रहा था, अब लाल निशान में फिसल गया। खुलने दे, इंतजार करें लेवल्स की तरफ पहुंचने का। जल्दबाजी ना करें ट्रेड में, आराम से ट्रेड करें, अपने लेवल्स आने दें। खरीदारी करनी है तो कहां करनी है? 7,550 के आसपास, 7,550, 7,575 वो रेंज है जहां पर आपको निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाइए 7,500 का। ऊपर की तरफ 7,650, 7,675 मिलेगा, वहां पर निकल जाइए। डेटा बता रहे हैं 7,500 के नीचे जल्दी जाने को तैयार नहीं है। दूसरा तरीका यह कि शुरुआत हो और उसके बाद मजबूती बने। इंतजार करिए 7,650 के आसपास बिकवाली का, 25 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगा लिए। नीचे वापस 7,550 के आसपास 7,500 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। हाँ, अगर एक तरफा ट्रेड लेना है तो वो निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में ज्यादा ठीक दिखता है, वहां पर कमजोरी ज्यादा है। और बैंक निफ्टी को आप आसानी से 15,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप बेच सकते हैं, और नीचे की तरफ 15,500 और 15,300 ये लेवल है जो बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, ऑयल एंड गैस, मेटल्स मजबूत दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ओएमसीज पर थोड़ा दबाव दिख सकता है। नजर दो सेक्टर पर रखनी चाहिए आपको, खासतौर से पावर और कैपिटल गुड्स खबरों के दौरान। बिल्कुल, पावर और कैपिटल गुड्स फोकस में रहने वाले हैं। आज जिस तरह से ऑर्डर निकल कर आएगा मुंद्रा यूएमपीपी का, अडानी पावर, टाटा पावर पर नजर रखिए। भेल के प्रोविजनल नंबर्स आने वाले, काफी एक्शन पैक्ड शो रहने वाला है। हम आपको इन सब खबरों का असर बताएंगे किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। संदीप, हाय, गुड मॉर्निंग। ये बताइए, इस समय एसजीएक्स निफ्टी 6 अंक की गिरावट दिखा रहा है। करीब घंटे भर पहले 20-22 अंक ऊपर था। बाजार खुलने से पहले थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी
नर्वस दिख रहा है। कैसी होगी ओपनिंग, कैसे अप्रोच करेंगे? हेमंत, गुड मॉर्निंग। मुझे अभी भी मेरा व्यू अभी भी ऐसा है कि ऊपर में बेचा जाना चाहिए। कल जो हमने देखा वो कंसोलिडेशन देखा, एडवांसेस टू डिक्लाइंस काफी पॉजिटिव थे, लेकिन वो मिड कैप में थे और ये स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप निफ्टी की बात करें तो कल के पूरे दिन में 7650 एक बार टेस्ट करके वो वापस नीचे आया। हाँ, मैं मानता हूं कि नीचे में क्रैकडाउन आया नहीं, लेकिन मुझे लगता है आज या कल में कहीं ना कहीं ऊपर में सेलिंग आनी चाहिए। तो मैं अभी भी मान के चलता हूं 7650, 7670, 50 में बेचा जाना चाहिए अप्रैल फ्यूचर्स में, और एक 7720 का स्टॉप लॉस लगा ले। ऑन द डाउन साइड 7550 हमको 1 या 2 या 3 दिन में मिलना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो सेल ऑन रैलीज की रणनीति जो कल बता रहे थे संदीप, उसके ऊपर टिके हुए हैं। यहाँ पर और गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। और बाजार में थोड़ा लोग नर्वस इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जिस तरह से कैश मार्केट में बिकवाली का सिलसिला एफआईआईएस की तरफ से देखने को मिला है, करीब करीब 495 करोड़ रुपए की सेलिंग, और आप बता रहे थे कि एफएनओ में तो ज्यादा बेचकर जा रहे हैं। एफआईआईएस लग रहा है इमर्जिंग मार्केट्स के जो फ्लोज थे वो थोड़े धीरे पड़ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो कुछ ईटीएफ्स की बड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है, थोड़े से हाथ खींचते हुए दिख रहे हैं। अब इसमें कुछ आप ये कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से आ रहा है, वहां ठंडे होते दिख रहे हैं, और कुछ हमारे यहाँ इतनी तेजी बनने के बाद अब डोमेस्टिक फंड्स जो बिकवाली करने लगे थे उसके सामने एफआईआईएस रुके। अब जहां तक कल के आंकड़ों का सवाल है, बेहद इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। जितनी कैश मार्केट में बिकवाली की एफआईआईएस है, उससे ज्यादा इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। तो नेट आप देखिए लगभग बराबर 500 करोड़ के लगभग बराबर है। इसका मतलब क्या है? स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली नहीं है एफआईआईएस की। यानी कि अगर मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में, मैं एफआई हूं, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर हैं, तो मैं थोड़ी बहुत चर्निंग कर रहा हूं, लेकिन मैं नेट सेल नहीं कर रहा हूं। तो फिर बिकवाली कहां है? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। 770 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआईएस ने बेचे, और कल काफी दिनों बाद ऐसा हमें दिख रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में तेजी की पोजीशन जमकर कम होती हुई दिखी। इसका मतलब ये है कि एफआईआईएस इस वक्त इन लेवल्स पर बाजार को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, ये संकेत मिल रहा है। और ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, निफ्टी में भी कम हुआ है, बैंक निफ्टी में भी कम हुआ है। तो साफ तौर पर एफआईआईएस ने अपनी तेजी की पोजीशन को कम किया। दूसरी बड़ी बात जो ज्यादा अहमियत रखती है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, वो है 780 करोड़ की ऑप्शंस की बिकवाली का आंकड़ा। अब मैं आपको आगे बताऊंगा किन लेवल्स पर ऑप्शंस बेचे गए, लेकिन एक संकेत साफ दिख रहा है, एफआईआईएस ब्रॉडर मार्केट को लेकर बुलिश नहीं है, ये आंकड़ों में साफ दिख रहा है। और वो इंडेक्स बेच रहे हैं, कॉल्स बेच रहे हैं ऊपर के लेवल के, तो उनको ये लग रहा है अब यहां से ऊपर जाने में बाजार को पसीना आएगा, और उस लिहाज से उन्होंने कल के सेशन में पोजीशन बनाई। तो जो संदीप कह रहे हैं कि अगर आपको एक डायरेक्शनल कॉल लेना ही है, तो ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट बनता हुआ दिख रहा है इन डेटा के बेसिस पर, ये संकेत इस वक्त साफ है। चलिए, तो थोड़ी सी दिक्कत है आज के बाजार में, और हम देख रहे हैं एसडीएक्स निफ्टी को सुबह से 25 अंक ऊपर था, 12-13 अंक नीचे है, मतलब ऊपर से करीब करीब 37 अंक की गिरावट देखी जा चुकी है। तो थोड़ा सा नर्वस है बाजार। एक और व्यू लेकर आते हैं आपके सामने, प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए, थोड़ा सा जो कंफर्ट था वो कम होता जा रहा है मार्केट में। आपको अभी भी लगता है कि मिड कैप में तो कम से कम पार्टी जारी रहेगी? कल हमने देखा था जबरदस्त एक्शन, और कई शेयरों में वीआईपी, हेवल्स, मैरिको, हेडलबर्ग 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर छू रहे हैं। हेमंत, एक्चुअली लार्ज कैप में से जब एग्जिट होता है तो मिड कैप में नॉर्मली ये रहता है। हमने तो पहले देखा जब लार्ज कैप चल रहे थे तो मिड कैप में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो नेचुरली वो पैसा तो कहीं ना कहीं एलोकेशन तो रह गई। बट जैसे अनिल जी बता रहे थे, मुझे लगता है कि जो 2 दिन से नेगेटिव नंबर आया है एफआईआईएस का, उन्होंने एक चीज बहुत मेजर की है कि इवेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे लेवल्स मिल गए, 10% एटलीस्ट 10% की अपसाइड सबने बनाई है। इसमें प्रॉफिट बुक करना जरूरी है क्योंकि अब रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। रिजल्ट सीजन में डाइवर्जेंस बहुत एक्सपेक्टेड है इस बार। कुछ कंपनीज बहुत अच्छा रिपोर्ट करेंगी, जैसे सीमेंट है, ऑटोज है, और कुछ कंपनीज में अभी भी बहुत बड़ा दबाव रहेगा। और जिस हिसाब से बैंकों में सफाई चल रही है, उससे हिसाब जाहिर है कि आपको एक फ्रेश जो कहते हैं ना ओपनिंग स्टार्ट मिलेगा अप्रैल के महीने वाला, जो अप्रैल में जून क्वार्टर है, बहुत अलग लगेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग एग्जिट कर रहे हैं अपने पुराने स्टॉक्स से, पुरानी पोजीशन से, और एक सेक्टर रोटेशन जो है बहुत एक्टिवली आएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग कैन ब्रिंग द निफ्टी ऑल द वे टू 7350 ऑल्सो।
ओके, मेरी उम्मीद ये है कि शायद इतनी नीचे तक का भी, मतलब आज की बात नहीं कर रहा आपको, आज मत ऐसा मत करिए, आज मत बोलिए, आज ही असर आएगा ये नहीं कह रहा, पर डायरेक्शनली इतना एक बार वो लेवल आ सकता है। काफी गैप का फोरकास्ट भी बाजार में फैक्टर नहीं, मॉनसून तक ये फोरकास्ट प्लस माइनस चलते रहेगा। इनफैक्ट वॉलिटिलिटी उससे और भी बढ़ जाती है। एक्चुअली जरा भी संकेत खराब मॉनसून के आए तो जो आपके लेवल है ना वो बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए, फिलहाल सारे के सारे एक्सपर्ट्स कॉशियस हैं इस समय बाजार पर, और एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे ही रहा है। चलिए फिर अनिल से पूछते हैं कि एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बताइए अनिल, एफएनओ में किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं? एफएनओ में पोजीशंस कम हो रही हैं। इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि एक्चुअली लोग डायरेक्शन को लेकर साफ नहीं है, या फिर यूं कहें कि तेजी का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो रहा है। आप देखिए कल बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है, मामूली, ज्यादा नहीं है, लेकिन निफ्टी में 7 लाख शेयर कम हुए हैं। मतलब साफ है कि तेजी की पोजीशन कम हुई है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई है। एफआईज ने तो बेचा ही है, तो पहला संकेत तो ये। एक संकेत जो ज्यादा अहमियत रखता है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, वो है पुट कॉल रेशियो का, 0.77 पर है। अब पुट कॉल रेशियो अगर आज और कमजोरी हो, 0.7 0.72 की रेंज में आ जाए, जहां पर ये पुट कॉल रेशियो दिखे वहीं पर आप अपनी मंदी की पोजीशन काट लीजिए। बाजार में रुझान मंदी का है, लेकिन मंदी का मतलब ये नहीं कि हर रोज बाजार अनाप शनाप गिरेगा या गिरते ही रहेगा। कुछ लेवल्स हैं जिन्हें बाजार रेस्पेक्ट करता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो 7500 के आसपास का जो लेवल है वो आसानी से बाजार तोड़ने वाला नहीं है नीचे की तरफ। उसके लिए कुछ बड़े नेगेटिव संकेत चाहिए, वो अभी नहीं है। तो इसलिए अगर आपको पुट कॉल रेशियो नीचे आता हुआ दिखे 0.72 के आसपास, 0.73 के आसपास, और बाजार अगर आपको 7550 की रेंज में दिखे, तो वहां पर आपको मंदी काटनी चाहिए। और अगर फर्स्ट हाफ में अगर मंदी हो जाती है, जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी से दिख रहा है, तो वहां पर मंदी काटने का फोकस करना चाहिए बजाय शॉर्ट करने का। शॉर्ट देखिए, ये बाजार ट्रेडिंग रेंज में है, और ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड करने का सीधा तरीका ये है कि आप ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करें, ऊपर आए तब बेचे। जो हम बात कर रहे थे कि बाजार की अपसाइड क्यों लिमिटेड है, वो आंकड़ों में दिख रहा है। देखिए 7900, 8000 और 8200, ये 3 स्ट्राइक प्राइस ऐसी है जहां पर 28 लाख शेयर कॉल का ओपन इंटरेस्ट कल के एक सेशन में बढ़ा है, और ये सारे के सारे कॉल्स बेचे हैं एफआईज ने। इसका मतलब क्लियर है, एफआईज को बाजार में बहुत ऊपर की अपसाइड नहीं दिख रही, और वो कॉल्स बेचकर प्रीमियम कमाना चाहते हैं। ऐसे में आपके लिए जब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग रेंज दिख रही हो, उछाल में बिकवाली का माहौल दिख रहा हो, तो एक ही जगह ऐसी है जहां पर आपका पैसा बन सकता है, और वो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। इसकी वजह सबसे बड़ी है कि देखिए घरेलू निवेशक अब पैसा लगाने लगे हैं डोमेस्टिक फंड्स। डोमेस्टिक फंड्स का पैसा ज्यादा कैश मार्केट के स्टॉक्स में आता है। तो अब अगर आपको ट्रेड करना है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को ऊपरी स्तरों पर बेचिए, कैश मार्केट के स्टॉक सामने खरीदिए, ये ट्रेडिंग करने का सही तरीका है। ऑलराइट, चलिए, तो मिड कैप्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, और अब वक्त है ये जानने का हमारे एक्सपर्ट्स की मिड कैप पिक्स कौन सी हैं। संदीप की पिक्स में देख रहा हूं मैरिको है इनके पास, और हेवेल्स भी है। मजे की बात है, ये दोनों ही स्टॉक्स आपने अभी नाम लिए थे, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर को ये शेयर छू रहे हैं। बताइए किस तरह के टारगेट्स हैं इन दोनों ही शेयरों पर आपके, संदीप? हेमंत, क्लियरली ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। 1 वे क्रैक तो आने वाला नहीं है, लेकिन बेसिक डायरेक्शन नीचे होने वाला है। इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे लगता है इंडिविजुअल स्टॉक्स पे खेला जा सकता है। जैसे हमने जेट एयरवेज में परसों बाय किया था, एक दिन में हमको 7% के मुंह मिल गई, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। मैं मैरिको में 247 के स्टॉप लॉस से बाय करूंगा, और मेरा टारगेट होगा 262। हैवेल्स में 320 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 343। और एक स्टॉक है सुप्रीम पेट्रो, ये मिड या स्मॉल कैप में आएगा। इसमें मुझे अच्छा प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट लग रहा है, और मुझे अगले कुछ दिनों में 8 से 10% की शायद उससे भी ऊपर मूव मिल सकती है। ये बाय करे, स्टॉप लॉस ऑफ 115, टारगेट ऑफ 129। तो ये है स्टॉक्स संदीप की लिस्ट में जहां पर आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके। लेकिन आज ट्रेडिंग या निवेश के लिहाज से प्रकाश आपकी नजर का है? अनिल, जैसे संदीप ने कहा, स्मॉल कैप मिड कैप में जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा अनुमान कि उसमें कोई एक बहुत रुकावट आनी है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के जो पैसे वापस आएंगे तो उनके चहेते शेयर्स जैसे हैं, तो उनमें ही सबसे पहले रौनक आएगी। तो एक है ब्लू स्टार, इसमें कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं। एसी के सेल्स का सीजन है, गर्मी अच्छी खासी पड़ना शुरू हो गई है। 25% इनका ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये इस FY17 में मैनेजमेंट ने दर्शाया है। और दूसरी चीज ये, अब वाटर प्योरीफायर के बिजनेस में पड़ रहे हैं। अब ये जो बिजनेस है ये देखें तो इससे बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं। आपने देखा होगा यूरेका फोर्ब्स की मोनोपोली थी, उसके बाद हिंदुस्तान लीवर आया,
उन्होंने अपना ब्रांड एस्टैब्लिश किया, अच्छी सक्सेस वहां भी हासिल हुई। और ब्लू स्टार की बेस्ट पार्ट ये है कि ये इनके सर्विस नेटवर्क जो है वो अर्बन सेंटर्स में बहुत बढ़िया प्रेजेंट है, तो वो वहां से ही अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके ग्रो करेंगे तो, और मार्केट बड़ी है, 4200 करोड़ की मार्केट है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो ये बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम लोगों का खर्चा देखेंगे इन चीजों में बढ़ते हुए। तो मुझे लगता है ब्लू स्टार यहाँ से एटलीस्ट एक 25-30% की जो अपसाइड है अगले साल के अंदर 12-15 महीने में अगर आप ले तो करीब 430-435 तक का, सॉरी 530-535 का टारगेट दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ब्लू स्टार एसी बनाने वाली कंपनी, यहां पर आप निवेश का मौका ढूंढ सकते हैं, ये राय है प्रकाश की। वहीं हेवल्स, सुप्रीम पेट्रो और मैरिको में पैसा लगाने की राय ट्रेडिंग के लिहाज से संदीप वागले दे रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए निफ्टी की 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग कॉल, बताएंगे क्या है लेवल्स अहम, कैसे ट्रेड करें आप निफ्टी को, इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया ये जानने का कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय आइए आपके सामने रखते हैं। और देखिए विवेक गुप्ता की राय, वो कह रहे हैं बिकवाली करनी चाहिए निफ्टी में, 7551 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 7675 का स्टॉप लॉस की जरूर रखें। लेकिन किरण यादव प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के खरीदना चाहते हैं निफ्टी 7560 के स्टॉप लॉस से, उनका लक्ष्य है 7680 का। लेकिन जेके दोषी की फिर देखिए बिकवाली की कॉल है, वो कह रहे हैं कि 7540 तक निफ्टी जा सकता है, 7700 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेकिन आशुतोष शर्मा फिर से खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 7580 के स्टॉप लॉस से खरीदिए 7690 के लक्ष्य के लिए। आशुतोष शर्मा का साथ दे रहे हैं अनुज दीक्षित, वो भी कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए, 7700 का उनका टारगेट है, 7570 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो 5 एक्सपर्ट्स में से देखिए 3 बुलिश और 2 बेयरिश। और जैसा बाजार का मूड है राय वैसी ही बटी हुई है और साफ तौर पर लेवल्स बहुत क्लियर कट दिख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो है 7550 से लेकर 7575 की रेंज में, ऊपर की तरफ 7675, 7700 के पार जाना होगा निफ्टी के लिए मुश्किल। ये है राय हमारे 5 एक्सपर्ट्स की मिलाकर। तो इस ट्रेडिंग रेंज पर नजर रखें और उस लिहाज से जहां पहले पहुंचे विपरीत कॉल लेकर ट्रेडिंग रणनीति बनाए, इस रेंज के बाहर निकले तब डायरेक्शनल मूव लेना ठीक रहेगा निफ्टी पर। लेकिन बता दें आपको सीएनबीसी आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले का कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता और किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का किताब। जानने के लिए डाउनलोड करें advisoryMandi.com का मोबाइल ऐप और अब आप दर्शक के तौर पर 8 लाख रुपए तक के इनाम जीत सकते हैं और आपको भी यही करना है, यही ऐप डाउनलोड करनी है। बता दें आपको सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए, दर्शकों के लिए नहीं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दमदार एक्शन वाले 5 वो शेयर जो शर्तिया आज चढ़ेंगे या गिरेंगे खबरों के दम पर। बताएंगे आपको क्या है खबरें, कौन से हैं स्टॉक और क्या होगा एक्शन आपके लिए, क्या होंगे लेवल्स, इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं अब मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज कौन से वो 5 शेयर हैं जहां आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में सुर्खियों में। सबसे पहले बजाज हिंदुस्तान, जो कर्ज लिया था इन्होंने लेनदारों से और उस कर्ज के बदले में इन्होंने शेयर इशू किए हैं जॉइंट लेंडर्स फोरम यानी कि जेएलएफ को। 1 करोड़ 67 लाख शेयर इशू किए 21.77 पर। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स पर भी नजर रखिए, खबर थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है इस समय, क्योंकि एक टैक्स डिमांड मिला है इनको आयकर विभाग से। फाइनेंशियल ईयर 2010 के लिए 212 करोड़ रुपए का ये टैक्स डिमांड नोटिस इनको मिला। हालांकि कंपनी कह रही है कि सही नहीं है, रीअसेस कराएंगे, इसके अगेंस्ट में अपील करेंगे वो। और इस बीच आपको एक ब्रेकिंग खबर बता दें, अगला स्टॉक लेने के पहले बैंक्स ने माल्या का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जैसा कि आज सुबह सुबह हमने आपको हेडलाइन में कहा भी कि 4000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था माल्या जी ने कि बाकी सारे कर्ज हैं उनके बदले में 9000 करोड़ के सामने हम 4000 करोड़ चुकाना चाहते हैं और उसके लिए टाइमलाइन दी थी। लेकिन बैंक्स का यह कहना था कि 6000 करोड़ रुपए से कम में वो मानेंगे नहीं। सीएनबीसी आवाज ने आपको सबसे पहले ये जानकारी दी और अब ये बात आती दिख रही है कि बैंक्स ने माल्या का प्रस्ताव ठुकरा दिया। आज मामले की सुनवाई है अदालत में और बैंक्स को जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में कि माल्या के इस प्रपोजल पर उनका क्या रेस्पॉन्स है। और ये रेस्पॉन्स सबसे पहले आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर। बैंक्स इस
प्रस्ताव को ठुकराने वाले हैं, ये एकदम साफ है। हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे स्टॉक लें उससे पहले एक राय तुरंत इस पर ले ली जाए। प्रकाश दीवान हमारे साथ है। प्रकाश, जैसा कि उम्मीद थी कि बैंक्स मानेंगे नहीं, हमने सबसे पहले एक खबर भी दी थी, वही होता दिख रहा है। क्या असर होगा इसका? असर ये होगा कि अब माल्या साहब को दूसरा एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े ज्यादा अमाउंट का तो क्योंकि बैंक्स तो पूरी तरह से तैयार है कि वसूली तो करेंगे, और इस टाइप के कोई नेगोशिएशन में पहले राउंड में इतनी जल्दी होता भी नहीं, उम्मीद भी नहीं थी। बट बैंक्स के लिए पॉजिटिव है, एटलीस्ट उन्होंने कोई डेस्परेशन नहीं दिखाई, विच मीन्स उनका कोई प्लान है, उनके पास एक होल्डिंग पावर जो है उसको ढंग से वो यूज कर रहे हैं। और अब सब बैंक जो मिल चुके हैं अनिल जी, वो सबसे बड़ी चीज अच्छी जो लगी कि ये नहीं कि एक ने हाँ बोली और 2-3 ने ठुकरा दिया। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव रहेगा बैंक्स के लिए। तो बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव, बैंक्स अड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलना चाहते हैं और 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का ब्याज को अगर आप मिला दें तो वो बकाया है इस समय, और 6,000 करोड़ रुपए से कम में वो मानने वाले नहीं है। तो देखना होगा माल्या आप क्या अपने ऑफर को रिवाइज करते हैं। लेकिन माल्या के लिए एक और खराब खबर जो कल देर शाम आई है कि सर्विस टैक्स विभाग अरेस्ट वारंट के लिए अप्रोच कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में। अब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट अगर अरेस्ट वारंट जारी कर देता है तो एक दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन बैंक्स ये भी कह रहे हैं दरअसल साथ में कि ये जो 6,000 करोड़ रुपए आप हमें दे रहे हैं वो तो आप हमें दे ही, लेकिन साथ में ही अपना जो सर्विस टैक्स का वाला मामला था उसको निपटा कर आए। जो अभी इन्होंने 4,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, इसमें काफी कॉम्प्लेक्स ऑफर था और सर्विस टैक्स वाला एंगल भी बैंकों को ही देना पड़ रहा था। तो जाहिर सी बात है बैंक उससे खुश नहीं थे और बैंकों ने इसको नामंजूर कर दिया है। ओके, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी बनती हुई स्टोरी, आज इस पर नजर रहेगी बैंक्स का किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव जाता है। लेकिन फिलहाल इससे पहले हम आपको ये खबर दे रहे हैं। चलिए हम बात कर रहे थे आपको टॉप 5 स्टॉक की, और अगला स्टॉक मेरी लिस्ट में है पिंकन स्पिरिट। ये कंपनी 135 रुपए में 10 लाख शेयर जारी कर रही है दो दूसरी कंपनियों को प्रेफरेंशियल बेसिस पर। नजर रखिए शेयर पर। छोटी मझौली कंपनी है पिंकन स्पिरिट्स, और एक और छोटी कंपनी डायमंड पावर और इंफ्रा, इस शेयर पर भी नजर रखिएगा आज आप। कोटक महिंद्रा बैंक की सब्सिडी ने करीब 6.8%, करीब 7% हिस्सेदारी दरअसल यहां पर खरीदी है। तो देखना होगा इस खरीद के बाद आज स्टॉक में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, सीमेंस और एनटीपीसी पावर स्पेस की ये दो बड़ी कंपनियां एक्शन में। एनटीपीसी ने 10 जीएसयू ट्रांसफॉर्मर्स यानी कि जनरेटर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स का ऑर्डर दिया है सीमेंस को। तो सीमेंस को ऑर्डर मिला है, इसके लिए ये खबर बड़ी इस वक्त। चलिए, ये 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक राय बैंक्स पर लेनी जरूरी है। बैंक्स के लिए जैसा हम बात भी कर रहे थे कि भाई ये खबर थोड़ी पॉजिटिव है माल्या वाली। बैंक निफ्टी कल बाकी सारे इंडेक्स ऊपर जाकर बंद हुए, लेकिन बैंक निफ्टी कल भी थोड़ा नीचे गया है। ये बताएं संदीप, चार्ट पर बैंक निफ्टी की क्या सिचुएशन है, क्या लेवल्स आप देख रहे हैं, क्या ट्रेड लेंगे? अनिल जी, मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं समझता हूं कि 15,500 का लेवल एक बार हमको दिखाना चाहिए। हाँ, 15,750, 15,800 तक बाउंस बैक मिल सकता है। तो 15,850 का एक स्टॉप लॉस लगा के 50, 60, 70 पॉइंट ऊपर अगर हमको मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, और नीचे में 15,500 का मेरा रुझान है। चलिए, तो बैंक निफ्टी पर ये राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। लेकिन अब वापस रुक करेंगे उसी बड़ी खबर का जो अभी हमने आपको बताया, और कल हमने आपको सबसे पहले बताया था कि बैंक्स दरअसल विजय माल्या का ऑफर ठुकरा सकते हैं। इसी पर और बात करते हैं। CNIBN के लीगल संवाददाता अशोक बगड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए अशोक, क्या ताजा जानकारी है आपके पास इस समय? देखिए, पिछले हफ्ते जब ये किंगफिशर वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने किंगफिशर की तरफ से और विजय माल्या की तरफ से पैरवी करते हुए वकीलों ने बताया कि वो एक प्रपोजल दे रहे हैं बैंक्स को, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हम 400 करोड़ रुपए बैंकों को लौटाना चाहते हैं, और इसके लिए एक समय सीमा तय कर दी गई कि भाई 30 सितंबर तक हम ये पैसा लौटाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बैंक्स को कहा कि आप ये प्रपोजल्स देखिए, अगर आपको सूट करते हैं तो कम बैक टू अस विद इन अ वीक्स टाइम। आज मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है। हमारी जो सूत्रों से बात हुई है उनका कहना है कि बैंक्स ने इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया है, और इनफैक्ट बैंक्स जो चाहते हैं कि विजय माल्या और किंगफिशर कंपनी जो है पूरा पैसा बैंक्स को लौटाए, और ये जो 400 करोड़ की बात 30 सितंबर तक की गई है वो उनको मंजूर नहीं है।
तो ये है बड़ा डेवलपमेंट। आज नजर रहेंगी कि बैंक्स किस तरह से फाइनल प्रपोजल अपना रखते हैं और कोर्ट का इस पर क्या व्यू बनता है। शुक्रिया अशोक जी आपका ये पूरा अपडेट हमें देने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे। फोकस स्टॉक्स पर बने रहिए हमारे साथ वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरार का भी जुड़ेंगे। जानेंगे उनसे किस तरह से ट्रेड किया जाए आज के बाजार को और क्या है उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ इस वक्त संदीप बागले साहब और साथ ही प्रकाश दीवान जी भी। लेकिन अब कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो ये बताइए कि निफ्टी का सेटअप क्या दिख रहा है, क्या ये बाय ऑन डिप्स वाला मामला है या सेल ऑन राइज का, और कैसे ट्रेड करेंगे आप निफ्टी को? देखिए अनिल जी, अगर अब मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स अगर देखेंगे तो ज्यादातर डेरिवेटिव डेटा पॉइंट्स नेगेटिव हैं। अब जैसे इनफैक्ट 4-5 रीजंस मुझे मिल रहे हैं डेरिवेटिव में जो नेगेटिव डेटा दिखा रहा है। सबसे पहले अब रोलोवर से स्टार्ट करते हैं। तो जो रोलोवर्स मैक्सिमम हुए थे वो 7760-70 की रेंज में मार्केट में सबसे ज्यादा रोलोवर हुए थे और उसके बाद 150 पॉइंट निफ्टी आई है। तो जो भी लॉन्ग रोलोवर है वो मार्केट में स्टक है। और इनफैक्ट अगर आप ऑप्शंस के रोलोवर में आएंगे तो ऑप्शंस में काफी कॉल ऑप्शन में इनफैक्ट ऊपर के लेवल पे रोलोवर हुए थे। 8000 की जैसे कॉल ऑप्शन है वो 35-40 रुपीज के लेवल्स में रोलोवर हुई थी। अभी करीब 30 रुपए के, अभी करीब 13-14 रुपए के आसपास का भाव है। तो मुझे लग रहा है कि कॉलों में काफी ज्यादा पोजीशन स्टक हो गई है जो बाय साइड में रोलोवर किया और अभी मार्केट एक वीकर हैंड्स के हाथ में आ गई है क्योंकि एक फॉल आया है। इसके बाद अगर आप इसी को ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में ऑप्शंस में देखेंगे तो लास्ट 3 दिनों में कॉल्स में करीब 1 करोड़ से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और वहीं पुट्स में देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट कुछ कम हुए हैं और इनफैक्ट जो एडिशन हुआ है वो एफआईज की तरफ से बाइंग साइड में हुआ है। तो मुझे लग रहा है कॉल में काफी स्ट्रांगली राइटिंग हुई है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की कॉलों में और पुटों में बाइंग हुई है। इसको आप वैलिडेट एफआईज के डेटा से भी कर सकते हैं। एफआईज के डेटा में कल भी उन्होंने फ्यूचर्स में बेचा है। अगर कल और परसों लास्ट 2 दिन के फिगर देखेंगे तो करीब 2200-2300 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग है। निफ्टी करीब 24-25 लाख उन्होंने बेची है। अगर हम कॉल पुट का अलग अलग डेटा उनकी तरफ से निकालते हैं तो 33 लाख कॉल और अप्रोक्सीमेटली 32 लाख पुट ली है 2 दिनों में। एक्सपायरी से अगर मैं इसी डेटा को देखता हूं तो एफआईज ने अप्रोक्सीमेटली 28 लाख निफ्टी फ्यूचर्स बेचा है। बट यहां पे कॉल पुट में ज्यादा काम किया है। 51 लाख कॉल बेची है और करीब 60 लाख पुट ली है। तो जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन आप ऑप्शंस में देख रहे हैं, कॉलों में राइटिंग हुई है, पुटों में बाइंग हुई है, वो सारी की सारी स्ट्रॉन्गर हैंड्स की तरफ से हुई है। तो फ्लो ऑफ फंड्स कंप्लीटली नेगेटिव है। इनफैक्ट जो मार्केट कल साइडवेज मूव कर रहा था या परसों जहां पे भी स्टेबल हो रहा था वहां पे हम देखें कि लॉन्ग पोजीशंस कट रही थी। स्टेबल मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो रही है, ये भी एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो मुझे जो सारे सेटअप नजर आ रहे हैं वो वीकनेस की तरफ ही नजर आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ पे निफ्टी में थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। इनफैक्ट वर्ल्ड मार्केट से जो आज एक बाउंस बैक है उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार 7680 के आसपास जो कि फ्यूचर्स का लेवल है वो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और मुझे लगता है कि 7520 तक का टारगेट आपको जल्दी मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ध्यान मंदी का ही है, थोड़ा कॉशियस है हमारे एक्सपर्ट। नितिन भी कुछ देर पहले संदीप वागले और प्रकाश दीवान भी यही कह रहे थे कि बाजार में थोड़ा सा सावधान होने की इस समय आपको जरूरत है। लेकिन नजर रखिएगा आज फ्यूचर रिटेल के शेयर पर भी और इसके डीवीआर पर भी। यहां पर खबर आ रही है इस समय कि फ्यूचर सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बेच रही है ये कंपनी और आप देखिए एसएसजी कैपिटल का नाम सामने आया है, वो यहां पर हिस्सेदारी खरीदेंगे। माइनॉरिटी शेयर धारक से करीब 26% हिस्सेदारी एसएसजी कैपिटल खरीदेगा और फ्यूचर रिटेल के मैनेजमेंट से करीब 14% हिस्सेदारी वो खरीदेंगे। तो फ्यूचर रिटेल के जो सप्लाई चेन कारोबार है उसमें हिस्सेदारी बिकती हुई नजर आ रही। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को प्रकाश? फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है? इसमें देखिए फ्यूचर रिटेल में एक फ्यूचर कंज्यूमर वाला बिजनेस है और एक फ्यूचर रिटेल का जो अलग से जो बिजनेस है। तो ये पर्टिकुलर सप्लाई चेन में जो अनलॉक किया है इन्होंने वैल्यू, ये अच्छा रहेगा क्योंकि अभी भी डेट रिडक्शन का इनका जो चल रहा है कैंपेन उसमें कहीं ना कहीं काम आएगा। तो कंपनी के लिए भी पॉजिटिव है, प्रमोटर्स के लिए भी पॉजिटिव है। आई थिंक बहुत बढ़िया डील स्ट्रक्चर हुई है। काफी समय से ये लोग इसमें थे और इस उपलक्ष्य में ये जो रिजल्ट आया है
मुझे लगता है इसके बाद अब अनाउंस करेंगे कि उसके फंड्स का क्या होगा, तो पॉजिटिवली इसको देखा जा सकता है। तो साफ तौर पर अनिल आप देखिए एसएसजी कैपिटल जो है वो करीब करीब 40% हिस्सेदारी इसमें ले रही है, 26% माइनॉरिटी शेयर धारकों से, 14% फ्यूचर रिटेल के मैनेजमेंट से, और इस 40% हिस्सेदारी को खरीदने के लिए 580 करोड़ रुपए का खर्च करने वाली है एसएसजी कैपिटल। तो एक बार चार्ट्स पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। संदीप बताइए कैसे लगते हैं आपको फ्यूचर रिटेल्स के चार्ट? हेमंत काफी साइडवेज है। 120 मुझे ब्रेक होते हुए नीचे के साइड में नहीं लग रहा है, ऊपर में 140 का स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो ये कुछ टाइम 120 और 140 ये रेंज में स्पेंड करेगा, और अगर 140 ऊपर में ब्रेक हो जाता है वॉल्यूम्स के साथ तो ये स्टॉक शायद 155, 160, मे बी इवन 165 तक जा सकता है। तो मुझे तभी इंटरेस्ट आएगा ये स्टॉक में। अभी वो रेंज में खेलने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ओके तो ये राय है इस वक्त फ्यूचर रिटेल के स्टॉक पर। लेकिन एक स्टॉक जो मैं देख रहा हूं हमारे 2 एक्सपर्ट्स की लिस्ट में है ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर, एक्सिस बैंक, जहां पर संदीप वागले ने शॉर्ट करने की राय दी है एक्सिस बैंक को, वहीं शॉर्ट करने की राय एक्सिस बैंक को नितिन मुरारका ने भी दी है। जाहिर सी बात है कि चार्ट्स पर कमजोर है और वायदा कारोबार के डेटा भी ऐसा ही बता रहे हैं। नितिन बताइए क्या टारगेट्स रखे जाए वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए एक्सिस बैंक में अगर शॉर्ट करें तो? देखिए अनिल जी, इसमें रीजंस ये है कि इसमें कल 980 लॉट का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और अप्रोक्सीमेटली 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो प्राइवेट बैंक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन आपको एक्सिस बैंक में था। और इनफैक्ट निफ्टी में बाउंस होने के बाद भी एक्सिस बैंक में कल इंट्राडे लोज बन रहे थे, तो उसको देख के लगा कि जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है उसमें शॉर्ट पोजीशन बनी है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट टर्म में आपको एक्सिस बैंक का टारगेट करीब 410 से लेकर 405 रुपए तक का बन सकता है, और जो आपका स्टॉप लॉस निकलता है वो अप्रोक्सीमेटली 432 के आसपास का निकलता है। ओके चलिए, तो ये रहा एक्सिस बैंक पर, यहां पर दबाव आज देखने को मिल सकता है। लेकिन आज नतीजों के लिहाज से भेल के प्रोविजनल नंबर्स आने वाले हैं। प्रकाश, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इन नंबर से? हमने देखा है हाल ही में जो 2 रिपोर्ट्स आई थी, एक सीएलएसए की, एक डॉयचे बैंक की, वो काफी एग्रेसिव टारगेट से स्टॉक के लिए दे रहे थे। क्या एक्सपेक्टेशंस है, कैसे नंबर्स आ सकते हैं आज? जी, नंबर्स तो अनुमान तो बहुत अच्छे नंबर्स का है। काफी समय बाद, काफी तिमाही के बाद लॉस से एक प्रॉफिट की तरफ कंपनी मुड़ी है, ये सुनने में आया। और मुझे लगता है आगे चल के अगर इम्पोर्टेंटली देखें तो भेल के लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं। एक तो जो नए उदय स्कीम के आने के बाद जो नए पीपीए साइन हो रहे हैं, अभी तक ये था कि कोई भी प्रोडक्शन कहीं भी कोई बढ़ाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि डिस्कॉम्स बिजली का उत्पादन जो हो रहा था उसको खरीद नहीं पा रहे थे। अब उदय स्कीम आने के बाद वापस से एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पॉजिटिव बाइंग का मूड आया है और नए पीपीए साइन करने के लिए मिनिस्ट्री ने डेडलाइन भी रखी है। और अगले साल 2017 में हर गांव में जो बिजली पहुंचाने की जो बात है वो तभी हो सकती है जब डिस्ट्रीब्यूशन उसका शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि बिजली का उत्पादन जो शुरू होगा वो बिकना भी शुरू हो जाएगा। तो भेल के लिए बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी रहेगी रीऑर्डरिंग की। नए तो प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन जो कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज है उसको जब वापस यूटिलाइजेशन आएगा तो कुछ इक्विपमेंट रिप्लेस होगा, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट भी आएगा। और दूसरी चीज डिफेंस में जो भेल का एक, हमने हमेशा डिफेंस की जब भी बात करते हैं तो भेल का नाम आता नहीं है, लेकिन ये अच्छा खासा रोल इनका डिफेंस में भी है। रेलवे और डिफेंस दोनों का फायदा इनको काफी मिलता है। लोकोमोटिव्स इनफैक्ट भेल के काफी स्ट्रॉन्ग, जो लोकोमोटिव्स का जो मेन पार्ट है जो जनरेटर वाला, वो ये बनाते हैं। तो ये सभी चीज में पॉजिटिव एक ऑर्डर फ्लो दिख रहा है और मुझे लगता है सारी नेगेटिव न्यूज जो है वो फैक्टर्ड इन है। तो यहां से जो 130 135 का अनुमान है हो सकता है। ठीक बात है। तो ये है राय भेल पर। देखते हैं आज नंबर्स किस तरह के रहते हैं, उससे काफी कुछ संकेत भेल के लिए मिलेगा और बाकी तमाम कैपिटल गुड शेयरों के लिए भी यहीं से संकेत आते हुए दिखेंगे। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और बेहतरीन पिक्स हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है प्रकाश दीवान, संदीप वागले और साथ ही नितिन मुरारका। फिक्स में देख रहा था बिकवाली की तरफ राय आती हुई एक्सिस बैंक पे हमारे दोनों एक्सपर्ट की, लेकिन एक और स्टॉक है जहां पर बिकवाली की राय संदीप की तरफ से और वो है भारत फोर्ज। मूड बिगाड़ा है मेरिल लिंच की रिपोर्ट के बाद से ही स्टॉक पर कमजोरी हुई है। संदीप, क्या आप भी बेचना चाहिए? अनिल जी, कल ब्रेकडाउन हुआ है, काफी गैप से खुला है और ये संकेत ऐसा मिल रहा है कि ये मूव कंटिन्यू होगी। तो मुझे लगता है अभी भी बेचना चाहिए। एक छोटा सा 801 का स्टॉप लॉस रखे, ये 788 का क्लोज है।
मुझे लगता नहीं है 800 के ऊपर जाएगा। और ऑन द डाउन साइड हमको कम से कम 750 760 का व्यू बैठ रहा है, तो ये मेरा टारगेट होगा 765 टू 760। राइट, चलिए, तो भारत फोर्ज में जो कल गिरावट देखने को मिलती 5% की, वो और नीचे जा सकता है स्टॉक। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की खराब खबर के चलते कल हमने देखा था यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ। इस समय एक और खबर है आपकी स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रही है, उस पर नजर रखिए। पीसी ज्वेलर्स 427 करोड़ रुपए तक के प्रेफरेंशियल डिबेंचर्स जारी करने वाला है और बोर्ड की मंजूरी इनको मिल चुकी है। तो इस स्टॉक पर भी राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट की। लेकिन आज एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा फोकस में रह सकता है, शायद वो प्रकाश पावर सेक्टर रह सकता है। और अडानी पावर, टाटा पावर के लिए एक रिलीफ की खबर आ सकती है। बाजार कम से कम ऐसा मानकर चल रहा है। एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इनका एक ऑर्डर निकल कर आने वाला है आज मुंद्रा यूएमपीपी पर, और काफी समय से इस ऑर्डर का इंतजार है इन दोनों कंपनियों को भी और शेयरधारकों को भी, प्रमोटर्स को भी। ये बताइए, अगर रिलीफ मिलती है तो किस तरह की वो हो सकती है और कितनी तेजी इन स्टॉक में बन सकती है आज के सत्र में? जी, उम्मीद जो बनी है वो उम्मीद तो बहुत समय से है, पर अब जो नजदीक आ गई है डेट, ऐसा इसलिए लग रहा है कि शासन के जो भी प्रोजेक्ट में भी जो हुआ रिलायंस के साथ, तो रिलायंस पावर, वही बेसिस पे ये भी, इसमें भी ये एक्सपेक्टेशन है कि ये टैरिफ रिवीजन का ऑर्डर जो है फेवरेबली आ जाएगा। और इस वजह से ही ये जो सारा प्रॉब्लम हुआ था, तभी टाटा पावर 120-125 से आपको इतने नीचे के लेवल पे आ गया है। अब वो जो वापस रिवाइवल आएगा तो मुझे लगता है बहुत शार्प रहेगा। और अगर डेट इसकी आती है 1 अप्रैल 2014 से अगर ये लोग देते हैं, या 2015 से कहीं भी पहले देते हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। इवन अदरवाइज टाटा पावर में आज एक बहुत पॉजिटिव रुझान डेफिनेटली डेवलप। तो इन दोनों स्टॉक्स में से अगर एक बेट करना हो, एक पिक करना हो, तो आप टाटा पावर पर टाटा पावर में ज्यादा बेनिफिट होगा कि अडानी ने इसका बेनिफिट थोड़ा सा ऑलरेडी ले लिया है पहले। इस पर्टिकुलर रिवीजन का जो उनको बेनिफिट मिला था करीब नवंबर-दिसंबर में, जब अनाउंसमेंट पहली बार आया था, तो उनको थोड़ा सा राहत मिल चुकी है। मेरे टाटा पावर ने अभी तक कोई इंप्रूवमेंट उसमें नहीं लिया है। मैं रिपोर्ट देख रहा था, करीब 5,800 करोड़ रुपए अब तक रिकॉग्नाइज कर लिए हैं अडानी पावर ने, और टाटा पावर ने 2,300 करोड़ रुपए अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करे। हालांकि 3,800 करोड़ रुपए का नुकसान इनको हुआ है पिछले 3 सालों में। 2300 करोड़ तो एक कर सकते थे, लेकिन किए नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें किस प्राइस पर डिसीजन आता है और किस डेट से आता है, ये 2 चीजें देखने वाली होगी। और एक बात और ध्यान में रखें, संभावना ज्यादा ये है कि इन दोनों कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव डिसीजन आए, लेकिन कभी भी किसी भी तरह का डिसीजन हो सकता है। तो अगर आप इन 2 शेयरों में पोजीशन बनाकर रखें तो बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है, और थोड़ा सा लंबा डीप स्टॉप लॉस रखना है, ताकि आपका स्टॉप लॉस अगर जरूरत हो तो ट्रिगर हो सके। क्योंकि अगर स्टॉक्स में जो भी मूव होगा, अगर 5 से 10% तक का मूव किसी भी तरफ आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और टाटा पावर तो ऑफलेट काफी बड़े बड़े मूव देने लगा है निफ्टी का स्टॉक होने के बावजूद। और अदानी ग्रुप के स्टॉक पर आप जानते हैं कैसे दौड़ लगाते हैं ऊपर या नीचे की तरफ। आखिरी में 7-8-10% तक की तेजी इसी ऑर्डर के एक्सपेक्टेशन में हुई थी, तो काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कभी भी ऑर्डर आ सकता है। और आज बड़ा दिन है, करीब 11 बजे के आसपास अनिल माना जा रहा है ऑर्डर वही शुरू होगी, तो 11 बजे के बाद तैयार रहें कभी भी किसी भी वक्त। तो ये 2 स्टॉक बेहद एक्शन में रह सकते हैं। बहुत सावधानी से आपको यहां पर एक्शन में रहना है, ट्रेड करना है। एक और स्टॉक जो बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे, और वो है मैरिको। खरीदारी की राय दी थी संदीप ने, लेकिन वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए खरीदारी की राय नितिन की तरफ से भी है। नितिन, आपको भी पसंद है मैरिको? देखिए अनिल जी, इनफैक्ट कल हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को BTST इसमें रिकमेंड किया था। अभी भी आप देखेंगे तो स्टॉक 52 वीक हाईज के आसपास है, और इसमें एक रेगुलर और स्टेडी अपट्रेंड है। मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा स्टॉक है। डेरिवेटिव मार्केट में भी मुझे लगता है कि अगर लेकर के स्टॉक को रखा जाए तो स्टेडली स्टॉक करीब 270 की तरफ मूव कर सकता है, और जो स्टॉप लॉस स्टॉक में निकलता है वो करीब 245 के आसपास का निकलता है। बट गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक का ट्रेंड काफी स्टेबल ट्रेंड है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट भी किया जाए स्टॉक में तो आपको धीरे धीरे 300 की तरफ का टारगेट मिल सकता है। बिल्कुल, कल 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर भी इस शेयर ने छुए हैं। कुछ देर पहले हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं संदीप वागले, उन्होंने भी कहा कि यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। अनिल, कल कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई थी, वो बता रहे हैं कि मारिको के जो नतीजे आने वाले हैं वो काफी अच्छे आने वाले हैं इस बार। चौथी तिमाही के जो कोपरा के प्राइसेस घटे हैं, और जो पैकेजिंग के ऊपर इनको फायदा हो रहा है, कच्चे तेल के जो दाम घटे हैं, उसका फायदा नतीजों में साफ तौर पर नजर आएगा। और उससे पहले देखिए यहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं, और काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, कमजोर आने वाले हैं, सब पर बात होगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारे एक्सपर्ट प्रकाश, संदीप, नितिन बने रहेंगे। आप बने रहिए सिंधी सी आवाज के साथ।
हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है प्रकाश दीवान, संदीप वागले और साथ ही नितिन मुरारका। लेकिन अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं एक और टेक्निकल एक्सपर्ट कोलकाता से रजत के boss.com के रजत बॉस। रजत, आपका भी स्वागत है CNBC आवाज पर। राय एक आपसे पहले बैंक निफ्टी पर ली जाए, बैंक निफ्टी के चार्ट्स क्या कह रहे हैं ये बताइए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मुझको जो समझ में आता है ये कि 15,550 से लेके ये कल का जो लेवल था, मतलब 15,636 लेके 15,525 तक, 15,635 से लेके 15,525 तक का जो 100 पॉइंट का रेंज है, ये रेंज एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन माना जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि कल तक अगर 15,550 का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ के नीचे नहीं जाता है तो एक पुलबैक रैली इसमें पॉसिबल है। फिलहाल आज के दिन अगर कोई कारण से नीचे की तरफ मूवमेंट होता है तो ये देखिए कि 15,535 का लेवल टूटता है या नहीं। अगर कोई ट्रेड लेना है, कॉन्ट्रेरियन ट्रेड लेना है कि ऊपर की तरफ एक बाउंस देगा, तो 15,525 के नीचे स्टॉप लगाइए। लेकिन एक चीज ये भी है कि ऊपर में 15,835 जब तक नहीं क्रॉस करेगा तब तक कोई खास ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम है। थोड़ी सी ऊपर की लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन इस लेवल पे शॉर्ट करके ट्रैप होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा है बैंक निफ्टी पर। लेकिन शुगर कंपनियों के स्टॉक्स में देखिए जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और कल भी हमने देखा धामपुर, EID, शक्ति शुगर, कई कंपनियां हैं जिन्होंने नए 52 वीक्स हाईस को छुआ है। ये बताइए संदीप, इन स्तरों पर अगर कोई चीनी की कंपनी में निवेश करना हो, खरीदारी करना हो, ट्रेड करना हो, तो कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? हेमंत, मुझे धामपुर शुगर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात समझ के चलिए कि ये 2 या 4 दिन का व्यू नहीं है, ये अगले 3 से 6 महीने का व्यू है। करंटली नियरिंग 100, 95, 96 का जो रेट चल रहा है, आपको 10-12% करेक्शन भी मिल सकता है, तो उसमें आपको बाय करके होल्ड करना चाहिए। 6 महीने में 140, 150 का आपको टारगेट मिल जाना चाहिए। तो मैं लगभग 40-50% अपसाइड देख रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ये व्यू नहीं है। बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए व्यू इस वक्त है नहीं। संजीव जी, आपसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज तमाम स्टॉक्स पर, बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। वक्त एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे आपके लिए लेकर आएंगे बाजार का भरपूर एक्शन। लेकिन एक्शन थोड़ा सा खराब होता दिख रहा है इस वक्त। आप देखिए एशियाई बाजारों में ऊपरी स्तर से प्रेशर आ रहा है, लगभग सारे बाजार लाल निशान में आ चुके हैं एशिया में। निक्केई सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है इस वक्त 1.4%। कॉस्पी थोड़ा कमजोर है। हांगकांग देखिए, हांगकांग पर नजर रखिए क्योंकि जो मजबूत दिख रहा है अच्छा है। और शंघाई अब तेजी से गिरा है, पिछले कुछ मिनटों में 1% से ज्यादा की कमजोरी यहां पर हुई। तो सारे के सारे बाजार फिसल गए और उनसे ज्यादा तेजी से हम फिसल रहे हैं। अब SGX जो 25 ऊपर दिख रहा था अब 25 नीचे है, तो थोड़ी कमजोरी साफ तौर पर दिख रही। तो लग रहा है ट्रेडिंग रेंज का निचला हिस्सा पहले छूने की कोशिश करेंगे बाजार। देखते हैं कैसी होती प्री ओपनिंग सेशन में हमारी बाजारों की शुरुआत, और उसके साथ ही ये भी बताएंगे रुपए में कैसी शुरुआत होगी। आपके लिए लेकर आएंगे FI ब्रोकरेज हाउसेस की टॉप रिपोर्ट और स्टॉक 2020 का अपडेट। सारा एक्शन एक छोटे से ब्रेक के बाद पहला सोना में।